गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का बैच है, रिवीजन बैच। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। आज होगा चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 3। क्लास 12th रिवीजन चैप्टर 4 लेक्चर 3। तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे बायो-सेवर्ट लॉ देखा था, उसका एप्लीकेशन देख लिए थे। लॉरेंज फोर्स और लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये बता दिया था। टोटल कितनी डायरेक्शन थी? 6 में से 4 कट हो जाएंगी, 2 बचेंगी, उसमें हम लोग कॉइन को टॉस कर लेंगे हेड टेल, ठीक है। तो 50% चांस होंगे सही होने के, ठीक है। तो हमने बताया था लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन के लिए क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में बी होगा मैग्नेटिक फील्ड एफ, ना तो बी की डायरेक्शन में होगा ना बी के अपोजिट, समझ गए। दूसरा एफ ना तो आई की डायरेक्शन में होगा ना आई के अपोजिट। तो टोटल 6 में से कितनी डायरेक्शन कट हो जाएंगी? 4, 2 बचेंगे केवल। क्लियर? तो आज हम देखेंगे लॉरेंज फोर्स के एप्लीकेशन, फिर एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन, ठीक है। सुनिए, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। Magnetic force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field। देखिए, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया ये? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें ये एक कोई कंडक्टर रखा हुआ है थीटा एंगल पे, कोई मेटालिक रॉड मान लो। तो ये कंडक्टर रखा हुआ है थीटा एंगल पे। सपोज इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A। एक लाइन लिख लो शुरू में, हर इंप्रूवमेंट में एक ही लाइन लिखा करो बस। लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। जो हम लेंथ कहते हैं तो स्मॉल l लिखा करो, कैपिटल L इंडक्टेंस को बता देता है। लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A is kept in a uniform magnetic field B vector, in a uniform magnetic field B vector, making an angle theta with the field, making an angle theta with the field, and electric current I is flowing in the conductor, is flowing in the conductor। देखिए, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितनी वेलोसिटी से चलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट, ठीक है। अभी नहीं समझे? इस यूनिट को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें, क्योंकि ये यूनिट बच्चों को बहुत कठिन लगती है और सबसे लो स्कोरिंग यूनिट है ये, मतलब आपके सबसे कम नंबर इसी में आते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बड़ी यूनिट है ना ये, और पूरा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, ठीक है, प्लस डायरेक्शंस हैं। तो मुश्किल से आज चौथा 3 टर्न है, 2 टर्न इसमें और हम लेंगे, क्योंकि जो NCERT में दिया गया है चैप्टर, वो अगला चैप्टर भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया, MCG फोर्स कपल ऑन अ करंट लूप, ठीक है। यानी 5 टर्न पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगली जो यूनिट है EMI AC वाली,
4 टर्न, उसमें मान लो 5 4 9 टर्न में पूरा आपके दोनों यूनिट खत्म हो जाएंगी, यूनिट 3 और यूनिट 4। अभी नहीं समझे तो पूरा, और एक भी टॉपिक छोड़ दे रहे हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो बात अलग है कि वो नहीं बता रहे हैं जो कि मेन बैच में बताया था, ठीक है, केवल वही बता रहे हैं जो आपके सिलेबस के में है, ठीक है। तो अगर आप पिछले वीडियोस ना भी देखें, पिछली कॉपी से ना भी पढ़ें, केवल इसी कॉपी से पढ़ लें तो ये भी पर्याप्त है, सारे हम टॉपिक उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन बस दिक्कत क्या है कि डायरेक्ट वाले जो क्वेश्चन है वो मुश्किल से 30% आते हैं, बाकी सब तो टेस्ट करके आएंगे, वो तब कर पाओगे जब कोई प्रॉब्लम्स लगाओगे प्रीवियस ईयर के। समझ गए? अभी नहीं समझे? कुछ समझ आया? न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस ईयर में है, ताकि पता चले किस टाइप के क्वेश्चन कैसे लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। तो सुनिए, अब सपोज करंट इसमें जा रही है नीचे की ओर, इसमें हमने वायर वगैरह लगाया होगा, बैटरी वगैरह लगाई होगी, यहाँ शो नहीं किया जा रहा है। अगर करंट नीचे की ओर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे? ऊपर की ओर, और कितनी वेलोसिटी से? वीडी। क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो वीडी वेलोसिटी से। किस डायरेक्शन में? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। कितनी वेलोसिटी से मूव करते हैं? वीडी। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा इसमें? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर बोलो। ए इंटू एल। क्या कुछ ABCD वगैरह सब भूल गए क्या? अगर कंडक्टर की लेंथ एल है, कुछ सुनाई पड़ा है तुम लोग को? तुम्हें बेटा सब भूल गए क्या पीछे का सब? तो कंडक्टर की लेंथ, ऐसा कैसे लग रहा है जैसे तुम लोग मरने वाले हो, बिल्कुल इतना स्ट्रेस ले रहे हो? पढ़ाई करो, पढ़ाई, स्ट्रेस से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करने से फ़ायदा है, और तुम लोग उल्टा कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ाई करना है, समझ गए? लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू एल। समझ गए? इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम of the conductor कितना है? n। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना है? n। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? NaL। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। inside the conductor। कितना हो जाएगा? NaL स्मॉल l। यहां तक कोई दिक्कत? और जितने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर उतने ही बने रहेंगे, क्योंकि जितना यहां से निकलेंगे उतने उधर से आते जाएंगे। भाई एक एंड से उतने निकलते हैं जितने दूसरे एंड से आते हैं। क्लियर? अब एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालो। लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन वन फ्री इलेक्ट्रॉन। लॉरेंज फोर्स का मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वन फ्री इलेक्ट्रॉन। इनसाइड द कंडक्टर। कितना हो जाएगा? EVDB साइन थीटा। समझ गए ना? क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है? QEV साइन थीटा। अभी नहीं समझे? तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे आया है, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? NaL। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? NaL है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालो, और जो टोटल इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा वही हो जाएगा कंडक्टर पे। नाउ टोटल फोर्स
on all the free electrons. That is force on the conductor. तो सभी इलेक्ट्रॉनों पे मिला करके जो फोर्स लगेगा वही हो जाएगा कंडक्टर पे फोर्स। क्यों नहीं समझे? सभी इलेक्ट्रॉन्स पे मिला करके जो फोर्स लगेगा वही किस पे हो जाएगा? कंडक्टर पे। तो NaL इंटू EVdB साइन थीटा, एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था EVdB साइन थीटा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? NaL हो गया। NeAVD IBL साइन थीटा। यहां तक को दिक्कत? IBL साइन थीटा, क्योंकि I की वैल्यू क्या होती है? NeAVD। याद आया? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F वेक्टर इक्वल टू IL क्रॉस B वेक्टर। बस ध्यान रखेंगे L वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो I की है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। इससे अगर B की यूनिट निकालें, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B, तो B इक्वल टू होगा क्या? F अपॉन IL साइन थीटा। यानी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला न्यूटन का हो जाएगा आपका MLT माइनस 2, एम्पियर का A और मीटर का L, MT माइनस 2 A माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक भी टॉपिक छुड़ा नहीं रहे हैं। अदर यूनिट्स सम अदर यूनिट्स, तो 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, 1 टेस्ला, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर और गॉस 10⁴। तो ये तीनों MKS में है और वो CGS में। ठीक है, गॉस CGS में है, बाकी तीनों किस में है? MKS में। नोट करें जल्दी। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल यही टॉपिक तैयार कर लें तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन फिर रिपीट कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, प्रूवमेंट्स, डेफिनेशंस, अबाउट 30%। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं या ट्विस्ट करके होते हैं। वो तब आएंगे जब आप क्वेश्चंस की क्या करोगे? प्रैक्टिस, जो कि आप करोगे नहीं। ठीक है, अब तो हम लाइन से बताने लगे क्वेश्चन। अब तो देखो, ट्राई ना करके आओ, कम से कम देखो। देखें, अब हम क्या देखने आ रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। between two long straight parallel current carrying wires। वायर्स कह दो, कंडक्टर्स कह दो। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, देखिए, एक लाइन की लैंग्वेज लिख लें, हेडिंग डालें सब लोग। लेट टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, लेट टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स PQ and RS PQ and RS are kept at a separation R
are kept at a separation r, and electric current I1 and I2 is flowing in the wires respectively. Electric current I1 and I2 are flowing in the wires respectively. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक करंट्स I1 एंड I2 आर फ्लोइंग इन द वायर्स रेस्पेक्टिवली. ठीक है, यानी पहले वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I1, और दूसरे में I2. तो अभी हम लोग सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, बाद में अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे. ठीक है, और अभी हम लोग ये प्रूव करेंगे कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वायर्स के बीच कौन सा फोर्स लगे? अट्रैक्शन फोर्स. अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सन. ठीक है, देखिए, और यहाँ पे रूल नंबर 1 भी यूज़ होगा और रूल नंबर 2 भी यूज़ होगा. अच्छा, ये दोनों वायर एक दूसरे फोर्स लगाते क्यों हैं? हाँ, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में. अरे पढ़ने आओ क्या तुम लोग? बेटा 20 मिनट हो गए हैं, कोई बात नहीं. तो ये दो वायर हैं, एक में कितनी करंट है? I1, और दूसरे में कितनी करंट है? I2. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में हैं. ठीक है, नहीं समझे? जब किसी वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड. तो I1 के मैग्नेटिक फील्ड में वायर RS है और I2 के मैग्नेटिक फील्ड में वायर PQ. ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना बताया हमने? R. तो पहले इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें. रूल नंबर 1. करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, रूल नंबर 1. बाकी हर जगह रूल नंबर 2. तो हमें RS पे निकालना है. फिंगर्स टुवर्ड्स RS, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. पेन ऐसे लगाएंगे, कहाँ जा रहा है? इनवर्ड्स. रूल नंबर 1 में फिंगर्स रखते हैं टुवर्ड्स दैट पॉइंट एट विच डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड. थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द पाम, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड. रूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं. तो फिंगर्स टुवर्ड्स RS, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. पेन ऐसे लगाएंगे, कहाँ जा रहा है? इनवर्ड्स. तो उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई क्रॉस, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स. इसके कारण उधर निकालेंगे. फिंगर्स टुवर्ड्स PQ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. फिंगर्स टुवर्ड्स PQ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, यानी डॉट. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द वायर RS. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द वायर RS ड्यू टू करंट I1. तो किसके कारण निकालने हैं हम लोग? RS के कारण. RS पे निकालने हैं करंट I1 के कारण. मुझे समझे? कितना आ जाएगा B1 की वैल्यू? μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R. अभी कल ही प्रूव किया इसको. लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्रॉस लॉन्ग स्ट्रेट वायर, μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R. क्लियर? क्या नहीं समझे? ठीक. अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द वायर PQ ड्यू टू करंट I2. अब B2 कितना हो जाएगा? μ0 अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R. और ये किस डायरेक्शन में है? डॉट. तो B1 मैग्नेटिक फील्ड है वायर RS पे, किसके कारण? I1 के कारण. और B2 मैग्नेटिक फील्ड है वायर PQ पे, किसके कारण? I2 के कारण. नहीं समझे?
अब B1 के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा ये निकाल लो। क्या नहीं समझ आया? B1 के कारण फोर्स निकालो RS पे, इक्वेशन 1 2 डाल दो। नाउ मैग्नेटिक फोर्स on the length L of wire RS due to magnetic field B1। यानी हम किसके कारण निकाल रहे हैं? B1 के कारण। और किस पे निकाल रहे हैं? RS पे। RS के लेंथ L पे, RS के लेंथ L पे। बहुत लंबा वायर है ना, तो उसके लेंथ L पे निकालने हैं। ठीक है? क्यों नहीं समझ पा रहे हो? किस पे फोर्स निकाल रहे हैं? RS पे। कितने लेंथ पे? L लेंथ पे। किसके कारण? B1 के कारण। ठीक है? तो क्या आ जाएगा? F इक्वल टू I2 B1 L sin 90। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? I और B। तो देखिए B कैसा है? क्रॉस, I कहाँ है? ऊपर। बीच का एंगल कितना हो गया? 90। B1 के कारण निकालें ना, तो B1 क्रॉस, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्स, करंट ऊपर की ओर है, बीच का एंगल 90। क्लियर? B1 की वैल्यू रखो। B1 की जगह क्या लेंगे? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R इंटू L। अगर हम लोग ये B1 की वैल्यू कहाँ से रखी है हम लोगों ने? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम लोग निकालें फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या नहीं समझाया? हमसे पूछो, ये नहीं समझाया? B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R। अरे ये I1 अपॉन R है ये। अरे अच्छी तरह साफ नहीं है, तुम्हें ब्रेन से मैच कर रही है। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? अगर फोर्स निकालें पर यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर RS, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर RS, तो L से डिवाइड कर दो। ये L लेंथ पे फोर्स है बेटा, ध्यान दो, अभी भी मौका है, थोड़ा पढ़ाई कर लो, सीरियस साइज पास हो जाओ। तो पर यूनिट लेंथ पे, तो L लेंथ पे इतना फोर्स है, तो पर यूनिट लेंथ पे F अपॉन L। डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूल नंबर 2, या फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। तो ये पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर। हाँ, फोर्स के लिए रूल नंबर 2, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है? फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स किधर आ रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। आ गया? अब इस पे निकालो। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? डॉट, बाहर की ओर। नहीं समझ आ रहा है? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड यूज करेंगे। फिंगर्स, रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, नहीं समझ आ रहा है? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स टुवर्ड्स राइट। समझ गए? तो आगे जो बेवकूफ टाइप बच्चों ऐसे याद कर लें, सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन फोर्स। समझ गए? अभी नहीं समझे? अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी तो रिपल्सन, इसको कहेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। बाय द सेम वे, दोबारा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट। फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर PQ, ये भी वही हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, वैल्यू सेम वही होगी, दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने B1 के कारण फोर्स निकाला RS पे, वैसे आप B2 कारण फोर्स निकालो PQ पे, सेम वही आ जाएगा। ठीक है?
इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स राइट हैंड। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पहले यहां तक नोट करें। जितने भी आर्टिकल सिलेबस में सारे बता रहे हैं, एक भी नहीं छुड़ा रहे हैं। अगर आपने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, केवल इसी को पढ़ लें तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए, तो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, इफ द इलेक्ट्रिक करंट्स are flowing in mutually opposite directions, flowing in the wires in mutually opposite direction। अगर अपोजिट डायरेक्शन में, अब देखो जरा, अपोजिट डायरेक्शन, दूसरा डायग्राम है ये। तो अब I1 के कारण यहां पे निकालेंगे B1 क्रॉस, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। I2 के कारण निकालेंगे तो B2 भी कैसा हो जाएगा? क्रॉस। देखो, फिंगर्स टुवर्ड्स PQ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जैसे I1 के कारण B1 क्रॉस था, वैसे I2 के कारण B2 भी क्रॉस हो जाएगी जब करंट की डायरेक्शन को क्या करोगे? अपोजिट। समझ रहे हैं? अब फोर्स निकालो। B1 के कारण इसमें फोर्स निकालेंगे, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, रूल नंबर 2, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स किधर आ जाएगा? टुवर्ड्स राइट। जो अभी तक लेफ्ट था वो कहाँ पहुँच गया? राइट। और जो राइट है वो कहाँ पहुँच जाएगा? लेफ्ट। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। नोट कर लें उसी के आगे, वैल्यू सेम रहेगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गई। क्लियर? तो सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सन। उसी के आगे बना लें। अब हम लोग आएंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जो बायो सेवर्ट लॉ है, ये नोट कर लिया सबने, फॉर्मेलिटी कर लिया। तो जो बायो सेवर्ट लॉ है वो किसके इक्विवेलेंट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किस लॉ के इक्विवेलेंट है? पूछते ना, सिमिलर, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, और सिमिलरिटी पूछते हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ए प्रोपोर्शनल टू 1/r², वो भी ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ जो है कूलम्ब्स लॉ के इक्विवेलेंट है, और जो आपका ये है एम्पियर सर्किटल लॉ गॉस लॉ के, गॉस थ्योरम कह दो, गॉस लॉ कह दो, बात एक ही है। ठीक है, बस वहाँ पे क्या करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल करते थे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। समझ गए? जब हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेंथ तो उसे क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल। पता नहीं चीज़? और जब इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एरिया तो उसे क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, देखिए, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ कह दो, सर्किट लॉ कह दो, बात एक ही है। यहाँ पे क्लोज कर्व जो लेते हैं उसी को क्लोज सर्किट कहा जाता है। जो क्लोज कर्व लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट, इसलिए सर्किटल लॉ बोलते हैं। ठीक है, लिखिए, इट स्टेट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the line integral of magnetic field along the boundary of a closed curve
along the boundary of a closed curve, ब्रैकेट में लिखो क्लोज्ड सर्किट। यहाँ क्लोज कर्व को ही क्लोज सर्किट कहते हैं। along the boundary of a closed curve, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्लोज सर्किट, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड सर्किट। दैट क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हो गया along द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट कह दो, क्लोज कर्व कह दो, एक ही चीज है। इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, आई कह दो, सिग्मा आई कह दो। आई क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट, passing through that closed circuit, total electric current passing through that closed circuit, ठीक है, कोई डाउट? प्रूफ देखेंगे इसका। प्रूफ लिखे एक लाइन इसमें, बस इनिशियल लैंग्वेज एक ही दो लाइन की लिखा करो। प्रूफ, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर in which electric current I is flowing, electric current I is flowing in upwards direction, in upwards direction, ठीक है, बस डायग्राम बनाए, प्रूव कर दें। तो ये करंट, ये हो गया आपका वायर, इसमें करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, ठीक है। इसके अराउंड हमने क्या ले लिया, एक सर्कल, क्या लिया, सर्कल। तो वायर को सेंटर मान करके हमने क्या ले लिया, सर्कल। ये पॉइंट पी हो गया। ये जो सर्कल लिया यही क्लोज सर्किट का काम कर रहा है। ये किसका काम करेगा, क्लोज सर्किट। यहां पे क्लोज सर्किट किस शेप का है, सर्कल। अब बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, रूल नंबर 1। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का केवल एक ही यूज होता है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना, बस। नहीं समझे, रूल नंबर 1 का केवल एक ही यूज है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना, समझ गए। तो फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पेन ऐसे लगा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, क्रॉस। ये हो गया आपका बी वेक्टर। अंदर की ओर। डीएल वेक्टर जो होगा वो भी अंदर की ओर। अच्छा, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हाँ, राइट हैंड्स थंब रूल नंबर 3। कुछ नहीं करना, थंब रखना करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड, तीनों रूल राइट हैंड के। थंब कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को मोल्ड करना है। बस राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड है उल्टा हो जाएगा। तो थंब कहाँ रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर की ओर है, फिंगर्स को मोल्ड करेंगे, जिधर फिंगर जा रही है वही डीएल वेक्टर है। अरे
करेंट नीचे होती तो ऐसे, समझ गए बेटा? तो उसको पढ़ने तो उसने पढ़ा नहीं था, पिछली बार तुमने पढ़ा है, लेकिन कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो थंब कहाँ रखते हैं? करेंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को मोल्ड करेंगे, ठीक है? तो जो डीएल वेक्टर है वही बी वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अगर हम करंट नीचे लेते तो बी वेक्टर भी क्या आ जाता है? डॉट, और डीएल भी कैसा आ जाता है? डॉट। समझ गए? अरे ठीक। तो पहले निकाले लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम बन गया? देखिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। along the boundary of a closed circuit. तो यहां पे क्लोज सर्किट क्या है? सर्कल है। हर जगह सर्कल नहीं होगा, वो तो अलग लग जाएगा, जहां पे जिस तरीके से सिंपल हो। कितना हो गया? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। बस अब हम क्या करेंगे? एलएचएस को टच नहीं करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है? अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, जब दो वेक्टर कहाँ होते हैं? सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो 180, ठीक है? बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 कितना हो गया? 1। बी की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। क्लियर? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये बी की वैल्यू रख दी। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण इतने तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यहाँ पे 0 क्यों हो गया? सिंस बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर आर along in the same direction, that is theta is equal to 0 degree. यहां तक कोई दिक्कत? कांस्टेंट बाहर ले लो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, कांस्टेंट को बाहर ले लिया। डीएल का इंटीग्रेशन एल, एल का मतलब टोटल लेंथ। किसका टोटल लेंथ? क्लोज कर्व का। टोटल लेंथ ऑफ क्लोज कर्व, क्लोज सर्किट कहते हो। और यहां पे सर्कल है, सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। बस हो गया प्रूफ। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसल, आ गया। हेंस दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। कैसे किया गया? समझ आया? अरे दोनों सेम डायरेक्शन में है। बी वेक्टर की डायरेक्शन हमने किसके द्वारा निकाली है? रूल नंबर 1। और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन रूल नंबर 3। वो 3 है नहीं, हमने अपने तरफ से बना दिया है। समझ गए? तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स को क्या करेंगे? मोल्ड करेंगे। समझ गए? तो तुम वहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। तो एग्जाम में सोचता रहे 3 कहाँ से आ गया। समझ गए? अभी नहीं समझे? तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, cos 0 1। बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, कांस्टेंट बाहर ले लिया। डीएल का इंटीग्रेशन एल, एल का मतलब टोटल लेंथ 2 पाई आर, हो गया।
कुछ है क्या इसमें? ठीक, ये हो गया इसका प्रूफ। अब हम देखेंगे इसका पहला एप्लीकेशन, नोट करें जल्दी। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ के दो एप्लीकेशन हम लोग के सिलेबस में हैं। जब हमने मेन बैच में पढ़ाया था तो टोरॉइड सोलेनॉइड भी पढ़ाया था, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो दो एप्लीकेशन है केवल, एक स्ट्रेट वायर और एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू अ स्ट्रेट, हम इरेज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इससे काम चल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो लिखे, एक लाइन लिख लो, हेडिंग डाली। मैग्नेटिक विल प्रोड्यूस ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग, स्ट्रेट दो बार हो गया, एक बार लिखना है, दो बार लिखो क्या, समझ गए? स्ट्रेट दो बार लिख दिया है, ड्यू एक बार लिखना है तुम्हें, इरेज करने को दो ही बार लिख लो। ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर बाय एम्पियर्स लॉ, ये हेडिंग है, बाय एम्पियर्स लॉ। तो मैग्नेटिक विल प्रोड्यूस ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर बाय एम्पियर्स लॉ। लिखिए, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, a long straight wire in which electric current I is flowing in upwards direction, is flowing in upwards direction. Full stop. We have to find magnetic field due to this straight wire, at point P, at a distance R from the wire, at point P at a distance R from the wire, ठीक है। डायग्राम यही बनेगा, डायग्राम यही बनेगा, इसलिए इरेज नहीं किया था, समझ गए? ये स्टेप यही है, ये भी यही है, बस B की वैल्यू नहीं रखना हमें। अरे B निकालना तो वैल्यू कैसे रख दोगे? B बाहर आ जाएगा, B क्या होगा? बाहर। क्यों B बाहर आ जाएगा? क्योंकि B की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या होगी? सेम मैग्नीट्यूड। अगर ये डिस्टेंस R है तो इधर भी तो R होगी, हर पॉइंट पे R होगी, समझ गए? तो B क्यों बाहर आ गया है? सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इज सेम एट ईच पॉइंट ऑफ द क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज सेम एट ईच पॉइंट ऑफ द क्लोज सर्किट, तो बी बाहर ले लिया। अब डीएल का इंटीग्रेशन एल, एल का मतलब टोटल लेंथ 2 पाई आर। यहां तक कोई दिक्कत? यानी क्या निकाला हम लोगों ने? b इंटू 2 पाई आर, ये आपका आ गया। अब क्या यूज कर लेंगे? एम्पियर सर्किट लॉ।
क्या यूज करेंगे? एम्पियर्स सर्किट लॉ। हो गया बस। यूजिंग एम्पियर्स सर्किट लॉ। क्या होता है एम्पियर्स सर्किट लॉ? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the boundary of a closed circuit is equal to mu naught times of total electric current passing through that closed circuit। क्यों नहीं जान पा रहे हो? इसकी वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने? b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। आ गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। और ये वैल्यू कहाँ से रखी? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नोट करें जल्दी से। सेकेंड एप्लीकेशन सॉलिनॉइड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जाना है क्या? नोट करें जल्दी। यही डायग्राम और ये प्रूवमेंट। जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लेंगे। हाँ, सेकेंड एप्लीकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। जहां वायर लिखा वहां क्या लिख लो? सॉलिनॉइड। बस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। यहां से थोड़ा इरेज कर दें थोड़ा सा। ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट current carrying solenoid by Ampere's law। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड बाय एम्पियर्स लॉ। ठीक है? तो अभी हमने बताया किसी भी कॉइल को या सॉलिनॉइड को सामने से देखने पे, बेटा देखते रहो। मोबाइल ऑन करके रखा क्या? अच्छा। किसी भी कॉइल या सॉलिनॉइड को सामने से देखने पे अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल होता है? साउथ पोल। नहीं पता? और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। और जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है? देखिए, इनिशियल लैंग्वेज लिख लें, एक दो लाइन। लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। लेट अस कंसीडर, लिखो बेटा, अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड in which number of turns per unit length, number of turns per unit length, b small n, b small n, and electric current flowing in each turn, and electric current is flowing in each turn, बी आई नॉट। बस। ठीक है? इतनी लैंग्वेज सफिशिएंट है। तो एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और आई नॉट क्या है? करंट इन ईच टर्न। आई नॉट क्या है? करंट इन ईच टर्न। अब जब हमने इसको मेन बैच में पढ़ाया था तो दो डायग्राम बनाए थे, तो पेपर में दो कहाँ बनाओगे? तो एक ही से काम चला लो। ठीक है? देखो, ये सॉलिनॉइड हो गया, डायग्राम बनाते चलो। थोड़ा ऊपर जगह छोड़ देना, लेंगे ना क्लोज सर्किट ऊपर तक।
लपेटना सीखो। कुछ लोग तो सुपर स्पेशलिस्ट हैं इसमें। ये लगा दिया सेल या बैटरी। आपको पता है पास टू प्लेट से करंट चलना स्टार्ट होती है, और बड़ी प्लेट किसको रिप्रेजेंट करती है? पास टू प्लेट को। की लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। यहां से करंट चली आई नॉट। हर टर्न में कितनी करंट है? आई नॉट। इधर से वापस, ठीक है। अब जरा इधर से देखो, इधर से वायर जो है वो पीछे से आगे आ रहा है, पीछे से आगे। नहीं समझे? जैसे ये कॉइल हो गया, ये सॉलिनॉइड हो गया, और ये वायर पीछे से होकर के आगे आ रहा है, यानी यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डॉट। यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डॉट। कि करंट ऐसे निकल रहा, ऐसे जा रहा है। नहीं समझे? और यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस। क्योंकि करंट अंदर जा रही है, ठीक है। जैसे ये सर्कल है, अब करंट ऐसे है, ऐसे, सॉरी ऐसे, सामने नीचे की तरफ है ना, तो यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डॉट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्यों नहीं जान पा रहे बेटा? तो यहां पे करंट की डायरेक्शन डॉट, तुम्हें समझ आना बेटा आदि का। और यहाँ पे करंट डायरेक्शन क्रॉस। यहाँ कोई पूछता तो नीचे की ओर, यहाँ ऊपर की ओर। समझ गए? जिस पॉइंट पे निकालना वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट। क्लियर? पीछे से आगे आ रहा है, यानी ऐसे। कौन सा वाइस हो गया? क्लॉकवाइज। अरे इधर से देखो ना, ऐसे इमेजिन करो, ऐसे उल्टा नहीं, उल्टा उधर से उल्टा दिखेगा, इधर से इमेजिन करो। ये मानो कि तुम हम हो, समझ गए? इधर से देखो तो ऐसे क्लॉकवाइज, उधर से देखो, चलो तुम्हारी तरफ से देखें, ठीक है। इसमें भी पीछे से आगे आ रहा है लेकिन ऐसे, तो कौन सा वाइज हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एक तरफ से क्लॉकवाइज होगा तो अपने आप दूसरे तरफ से कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज यानी साउथ पोल, या एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ पोल। यानी मैग्नेटिक लाइंस होंगी ऐसे, ऐसे। बीच वाली लाइन स्ट्रेट होती ना, ऐसे, ऐसे। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमने एक सर्कुलर लूप लिया। क्या लिया? सर्कुलर नहीं, रेक्टेंगुलर। ऐसे, ऐसे, ऐसे। P Q R S, ये क्लोज सर्किट हो गया। क्या हो गया? ये क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। और ये क्लोज सर्किट किस फॉर्म में है? रेक्टेंगल। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? डीएल वेक्टर की डायरेक्शन। क्या निकालना है? डीएल वेक्टर। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और कौन सी करंट लेंगे? जो इसके अंदर है। इसके अंदर कौन सी है? क्रॉस, सॉरी डॉट, बाहर की तरफ। अरे बाहर वाली करंट किधर जा रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज। फिंगर्स किधर जा रही है? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट कौन सी लेंगे? डॉट वाली। क्रॉस वाली नहीं लेंगे, क्रॉस वाली तो अंदर जा रही है। अब आप कह दो याली क्यों नहीं ले रहे? तो अगर यहाँ नीचे है तो पीछे ऊपर भी तो थी। नहीं समझे? जैसे ये लिया तुमने, तो अगर इधर करंट नीचे है तो पीछे कहाँ थी? ऊपर भी थी। तो दोनों एक दूसरे को क्या हो गए? कैंसिल हो गई। ये वाली कैंसिल नहीं होगी क्योंकि डॉट वाली तो है क्लोज सर्किट के अंदर, क्रॉस वाली क्लोज सर्किट के अंदर है ही नहीं। नहीं समझे? तो कौन सी करंट लेंगे हम लोग? डॉट वाली। समझ आया? तो थंब कहाँ रखते हैं? रूल नंबर 3, थंब कहाँ रखते हैं? करंट की डायरेक्शन में। करंट कैसा है? डॉट। और फिंगर्स को ऐसे मोल्ड करेंगे। एंटी
एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी ये डीएल वेक्टर हो गया, ये डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर। तो पी क्यू में डीएल वेक्टर किधर है? टुवर्ड्स राइट, क्यू आर में अपवर्ड्स, आर एस में टुवर्ड्स लेफ्ट और एस पी में डाउनवर्ड्स। अब जरा इसके अंदर देखो, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों कहाँ हो गए? सेम डायरेक्शन में। चाहिए बी ले लो, चाहिए बी, सब बी तो हैं। तो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर कहाँ हो गए? सेम डायरेक्शन, क्योंकि आप जानते हो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस किधर चलती हैं? साउथ से नॉर्थ की ओर, समझ गए? और डीएल वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, लेकिन वहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि डीएल तो ऊपर है और बी वेक्टर या तो टुवर्ड्स राइट होगा और बाहर लेंगे तो टुवर्ड्स लेफ्ट। नहीं समझे? ठीक, तो डायग्राम बनाओ जल्दी से, मेन डायग्राम ही है, समझ आया बेटा? और इसकी मान लेते हैं जो ब्रेड्थ है वो x है, ठीक है? इसके अंदर टोटल कितने टर्न्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स inside the closed circuit PQRS, total number of turns inside the closed circuit PQRS। पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न है? n। पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न है? n। तो x लेंथ में कितने टर्न हो जाएंगे? nx। न जान पाए? समझ आया? पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न है? n। तो x लेंथ में कितने हो जाएंगे? nx। टोटल करंट कितनी होगी? टोटल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एंटायर क्लोज सर्किट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एंटायर क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का नाम क्या है? PQRS। आई से लिखेंगे टोटल करंट को, कितना हो जाएगा? NX इंटू आई नॉट। एक टर्न में कितनी करंट है? आई नॉट। एक टर्न में कितनी करंट है? आई नॉट। और इस क्लोज सर्किट के अंदर टोटल कितने टर्न है? NX। तो टोटल करंट कितनी हो गए? NX आई नॉट। समझ गए? यहां तक पहुंचे? ध्यान दें, तो बस कर लो। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड along the boundary of the closed circuit। क्या है क्लोज सर्किट? PQRS, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द क्लोज सर्किट PQRS, ठीक है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द क्लोज सर्किट PQRS। अब इसको हम 4 पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट में PQRS को। PQ के लिए अलग, QR के लिए अलग, RS के लिए अलग, SP के लिए अलग। तो PQRS को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, समझ गए? अब PQ में देखो, PQ यही तो है, B वेक्टर DL वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में ना। तो ये आ जाएगा आपका BDL cos 0। यहाँ कितना हो जाएगा? 90।
यहाँ भी एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, बी निग्लेजिबल हो जाएगा और यहाँ फिर 90 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज निग्लेजिबल फॉर द आर्म RS। तो मैग्नेटिक फील्ड निग्लेजिबल है क्योंकि हम काफ़ी बड़ा हमने लूप लिया है। वैसे भी कॉइल के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है, बाहर मैग्नेट तो फिर भी ज़्यादा होता है, कॉइल में क्या होता है, सॉलिनॉइड में बहुत कम होता है, और ज़रा सा दूर जाते हैं तो क्या हो जाता है, निग्लेजिबल हो जाता है। हमने बड़ा लूप लिया ये, यानी RS कॉइल से काफ़ी दूर है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, निग्लेजिबल। अगर होता भी तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। कैसे 0 होता है, क्योंकि लाइंस ऐसे निकल करके ऐसे जाती, नहीं समझे। अगर होता तो, लेकिन वहाँ बी निग्लेजिबल है। क्लियर। cos 90 0, cos 90 0, यहाँ बी 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, यानी केवल क्या बचा, ये बी बाहर ले लो, DL। अच्छा बी क्यों बाहर आ गया, अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। सॉलिनॉइड के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म। सिंस इनसाइड द सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इसलिए बी बाहर आ गया। अब DL का इंटीग्रेशन L का मतलब टोटल लेंथ, किसकी टोटल लेंथ, PQ की। बाकी सब तो खत्म हो गए ना, टोटल लेंथ ऑफ L का मतलब टोटल लेंथ ऑफ आर्म PQ, टोटल लेंथ ऑफ आर्म PQ। को डाउट हो, और PQ आर्म की टोटल लेंथ कितनी है, X। PQ आर्म की टोटल लेंथ कितनी है, X, यानी क्या आ गया आपका, BDL PQRS BX, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक पहुँचे तो बेटा रुक जाओ, 2 मिनट कष्ट। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या निकाला था, टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट। इक्वेशन 2 में निकाला हमने टोटल मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द क्लोज सर्किट PQRS। अब भी नहीं समझे, अब क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्या कष्ट में हो क्या, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ, यूजिंग एम्पियर्स सर्किट लॉ क्या होता है, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर म्यू नॉट इंटू आई। इसकी वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, BX, और ये म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी है, NX I नॉट। देखो आई की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 से वैल्यू रखी है, इक्वेशन 2 से, x से x कैंसिल, B आ गया, म्यू नॉट N I नॉट। तो B की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट N I नॉट। क्लियर, कोई डाउट, ठीक, ओके, दैट्स ऑल, नोट कर लें। तो कल अभी हम लोग इसकी थ्योरी और पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। यानी जो NCERT में चैप्टर 1 है, NCERT में जो चैप्टर 1 है, तो उसमें MCG भी इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है, MCG भी, MCG कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कल थ्योरी न्यूमेरिकल कराएंगे तो फिर तुम आओगे नहीं ना, अच्छा बता देंगे, नहीं 10 बजे, 10 से 11:30, 10 से 11:30, ठीक है।